तो आज होती है UFC 325 और ओवरऑल ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड गया है। मेन कार्ड एज वेल एज प्रीलिम कार्ड बहुत सारे हमें फिनिशेस देखने को मिले। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की हमें ऑलमोस्ट एक परफेक्ट फाइट देखने को मिलती है। इसी के साथ हमें मेन कार्ड में नॉकआउट, सबमिशन और एक काफी क्लोज डिसीजन देखने को मिलता है। तो मेरे लिए तो ये कार्ड ने बहुत अच्छा किया है। स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड की पहली फाइट से, जहां पर ये फाइट थी लाइट वेट डिवीजन की और यहां पर पहले ही राउंड में कुलिन साइलकेट जेमी मुलारकी को सबमिट कर देता है। इनसेन फॉर्म में चला है कुलिन साइलकेट और बहुत ज्यादा उसकी हाइप बनते जा रही है। वो पहले अपनी फाइट्स में नॉकआउट से विन कर रहा था, बट यहां पर वो अपनी ग्राउंड गेम को भी दिखाता है। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है वो एकदम से जेमी मुलारकी को टेक डाउन करने की ट्राई करता है। फिर उसके बाद एक ह्यूज स्लैम और एकदम से साइलकेट यहां पर जेमी की नेक को ग्रैब कर लेता है। अब अगर हम नोटिस करें तो क्विलन का जो हैंड था वो कंप्लीटली जेमी मुलारकी की नेक के अंडर नहीं होता है, तो इसीलिए ये वाला चोक एक नेक क्रैंक था, जहां पर बेशक ये चोक जेमी की नेक पे लगा था, बट क्विलन यहां पर नेक क्रैंक को बहुत ज्यादा स्क्वीज करता है और जेमी मुलारकी को टैप आउट करना पड़ता है। तो एक और क्विलन साइलकेट से हमें अर्ली फिनिश देखने को मिलता है और जिस वे से क्विलन साइलकेट अभी चल रहा है ना, बहुत सारे लोग उसे लाइक करने लग पड़े, उसकी हाइप बहुत ज्यादा बन गई है। तो फ्यूचर में वो लाइट वेट डिवीजन का एक बिग स्टार भी बन सकता है। और अब तुम कंफर्म मानो कि क्विलन साइलकेट की नेक्स्ट फाइट टॉप 15 रैंक ओपोनेंट के साथ होने वाली है और अगर वो वहां पर विन कर गया तो मे बी फिर यूएफसी क्विलन साइलकेट को बहुत जल्दी पुश करेगी। वेयर इज मूविंग ऑन, तो अब चलते हैं हैवीवेट डिवीजन में, जहां पर टेलीसन टेशेरा टाइटो इवासा को बीट कर देता है बाय 2-1 यूनानिमस डिसीजन। बट एंड आते आते ये फाइट बहुत ही ज्यादा क्लोज बन गई थी और बोल सकते हैं बहुत ही कम मार्जिन से बचा टेलीसन टेशेरा नॉकआउट होने से। तो फाइट स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग से ही टाइटो इवासा बहुत ही ज्यादा पागलों की तरह आ जाता है, बट टेलीसन टेशेरा यहां पर क्लेवर था। वो ब्रॉल करने का नहीं देखता है यहां पर टाइटो इवासा से, बल्कि उसे झट से ग्राउंड में लेके चले जाता है। और हर कोई जानता है टाइटो इवासा की ग्राउंड गेम जरा भी नहीं है, तो वो काइंड ऑफ उस सिचुएशन में फंस गया था। राउंड 2 भी ऑलमोस्ट सेम जाता है, बट यहां पर थोड़ी सी ज्यादा स्ट्राइकिंग हुई है, जिधर टाइटो इवासा समवट अपने पंचेस को मिस कर रहा होता है। बट टेलीसन टेशेरा की बात करें, वो काफी अच्छे शॉट्स को क्लीन लैंड करता है टाइटो इवासा के ऊपर, और टाइटो इवासा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस अपनी टाइमिंग को परफेक्ट रखना चाहता था और हमेशा देख रहा था वो बिग ओवरहैंड राइट पंच को कनेक्ट करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली उसे राउंड 2 में भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लास्ट राउंड में हम देख सकते थे टाइटो इवासा बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था फाइट को ओवर करने में, बट इसी के साथ ये थोड़ी बहुत फाइट फनी भी हो गई थी, क्योंकि दोनों ही फाइटर्स कंप्लीटली एग्जॉस्टेड थे। तो इसीलिए फाइट के बीच बीच में दोनों फाइटर्स थोड़ा सा रुक जा रहे थे और बहुत ही ज्यादा हैवी ब्रीथ कर रहे थे। बट रिगार्डलेस इसके टाइटो इवासा यहाँ पर ह्यूज राइट हुक और लेफ्ट हुक कॉम्बोस थ्रो कर रहा था और मल्टीपल टाइम्स इस राउंड में ऐसा लगा है कि टेलीसन टेशेरा की जो ह्यूज बॉडी है वो कभी भी गिर सकती है। पता नहीं कैसे टेशेरा ने ये सारी बीटिंग को सर्वाइव कर लिया। टाइटो इवासा ने उसके ऊपर ह्यूज शॉट्स को लैंड किया है, उसके ऊपर हुक्स को लैंड किया, ओवरहैंड राइट पंचेस को लैंड किया, और टेलीसन टेशेरा रॉक होके चल रहा था, यानी कि ऑलमोस्ट उसकी लेग्स ने गिव अप कर दिया था। बट फिर भी वो खड़ा रहता है, वो ट्राई करता है क्लिंच करने की, वो ग्राउंड में भी लेके जाने की ट्राई करता है, और यही सब करते करते वो सर्वाइव कर जाता है। राउंड 3 बच गया टेलीसन टेशेरा बोल सकते हैं। बट ऑन द ऑपोजिट साइड टाइटो इवासा एक और बार हार चुका है अपनी फाइट को। आई एम नॉट श्योर कि अब इसके बाद यूएफसी टाई को रखने वाली है। बेशक वो राउंड 3 में फाइट को बहुत ज्यादा क्लोज लेके आ गया था, बट फिर भी जो उसकी वीकनेस है, यानी कि उसकी ग्राउंड गेम का कार्डियो बोल सकते हैं, वो स्टिल ब्रेक लेने के बाद भी टाइटो इवासा गुड नहीं कर पाया। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो फिर से लाइट वेट डिवीजन में आते हैं और यहां पर फिनिश को देखकर मैं सच में थोड़ा सा शॉक हो गया था, जिधर राउंड 2 में मारिशियो रूफी रफाइल फिजीव को नॉकआउट कर देता है। फर्स्ट राउंड वर्सेस सेकंड राउंड बहुत ज्यादा डिफरेंट गया है, जहां पर पहले राउंड में रफाइल फिजीव पूरे प्रेशर को मेंटेन रख रहा था, बॉडी किक्स को थ्रो कर रहा है, लेग किक्स को थ्रो कर रहा है, और मारिशियो रूफी तुम बोल सकते हो टाइम ले रहा था अपना सेटल होने का, वो अपनी रेंज को फाइंड कर रहा था। बट जैसे ही एंड ऑफ द राउंड 1 या फिर राउंड 2 आता है तो मारिशियो रूफी का लग रहा था कि वो थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्राइक्स को थ्रो करने लग पड़ा है, और इन्हीं सब के बीच में मारिशियो रूफी एक बिग राइट पंच को लैंड कर देता है, जो रफाइल फिजीव ने जरा भी एंटिसिपेट नहीं किया था, और वहीं से ये फाइट फिर फिनिश हो जाती है। अगर हम इस पंच को देखें तो कितने ज्यादा सही वे से मारिशियो रूफी ने इस पंच को सेटअप किया है, जहां पर वो लेफ्ट हैंड से लो जाता है, वो बॉडी को फेक करता है लेफ्ट हैंड, और जैसे ही रफाइल फिजीव का पूरा ध्यान इस पंच पे गया, एकदम से यहां पर रूफी राइट पंच को थ्रो कर देता है, जो परफेक्टली फिजीव के फेस पे लैंड होता है, और रफाइल फिजीव बहुत बुरी तरीके से हर्ट। तुम बोल सकते हो यहां पर फिजीव ने जितना हो सके उतनी ज्यादा ट्राई की है सर्वाइव करने की, जहां पर वो ये राइट पंच लेने के बाद पूरा हिल गया था, बट वो अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ था। बट फिर से यहां पर रूफी की दाद देनी होगी, वो पागलों की तरह रश नहीं करता है, बल्कि अपने शॉट्स को पिक करता है, और जैसे ही उसे ओपनिंग मिली फिर से वो एक बिग राइट पंच को पूरा कनेक्ट कर देता है, जिसके बाद रफाइल फिजीव ड्रॉप हुआ। ग्राउंड में यहां पर हैमर फिस्ट और बिग शॉट से रूफी बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था फिजीव को,
को, और तब भी राफेल फिजीव यहाँ पर वापस उठने की ट्राई करता है। वो उठ भी जाता है वापस, बट क्योंकि वो इतना ज्यादा बैडली हर्ट था कि मारिशो रूफी उसे हल्का सा पुश करता है और राफेल फिजीव कॉर्नर ऑफ द केज में गिर जाता है। और वहां पर नो वे टू गो था राफेल फिजीव के लिए। वो कपल ऑफ शॉट्स को लेता है और रेफरी को स्टेप इन होना पड़ता है। दो फाइट्स में राफेल फिजीव ने जस्टिन के बॉम्ब्स लिए थे, बट फिर भी वो नॉकआउट नहीं हुआ था। बट यहाँ पर मारिशो रूफी का जो प्रिसीजन है, जिस वे से उसने पंच को लैंड किया, जो इतना ज्यादा परफेक्ट था कि राफेल फिजीव उसे आता हुआ नहीं देखता है, और इसीलिए यहाँ पर वो सबसे ज्यादा हर्ट और फिनिश हो गया। फिर तो फाइटिंग नर्ड्स आर रियली बैक। मारिशो रूफी का लग रहा था कि ये फाइटर सबसे ज्यादा तुम बोल सकते हो वीक लिंक था फाइटिंग नर्ड्स में, बट राफेल फिजीव को ऐसे बीट करना, फिनिश के साथ बीट करना इज नो जोक। फिजीव एक काफी अच्छा स्ट्राइकर है, तो यहाँ पर रूफी ने ये शो कर दिया कि उसकी स्ट्राइकिंग रियली एलीट लेवल की है। वो बेशक ज्यादा पंचेस को स्टार्टिंग में थ्रो ना करे, बट एक बार जब वो अपनी रीच को फाइंड कर लेता है तो वो स्पिनिंग किक्स को भी थ्रो करेगा, वो लेग किक्स, नो लुक पंचेस और एकदम से फेक करके ह्यूज शॉट्स को भी लैंड कर देगा। ये चीज मैं बार बार बोलते आया हूं, समवट यहाँ पर रिफ्लेक्शन आती है कॉनर मैग्रेगर के स्टाइल की। तो ऑब्वियसली रूफी को देखने में बहुत मजा आता है, और अब उसने काफी हार्ड फाइटर को नॉकआउट किया है। तो लेट्स सी अब उसकी नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है। अब इसके बाद मूविंग ऑन, तो कार्ड के को मेन इवेंट में चलते हैं। मैं यहाँ पर डैनुकर के फाइट आईक्यू को देखकर ना बहुत ज्यादा पिस्ड हूं। लिटरली वो फाइट को विन कर सकता था। उसने पहले राउंड में बहुत अच्छी फाइट की थी, बट फिर जो उसने राउंड 2 में ब्लंडर किया ना, उसकी वजह से वो नॉट ओनली डोमिनेट हुआ, नॉट ओनली उसने अपने फेस को बस्ट अप करके पूरा ब्लडी करवा दिया, बट ऑल्सो इसके साथ फिर वो फिनिश भी हो गया। दूसरी तरफ अगर हम बेनवा सांडिनी की बात करें, तो बेशक स्टार्टिंग में फाइट उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रही थी, बट फिर भी वो गेम प्लान में ही रहकर फाइट करता है और इवेंचुअली फिर उसे सक्सेस मिल जाती है। तो होता यह है कि पहले राउंड में डैनुकर बहुत अच्छी फाइट करता है, स्टार्टिंग में ही बीएसटी क्लियर कर देता है कि वो डैनुकर को टेक डाउन करने लगेगा ही लगेगा, बट फिर भी डैनुकर काफी अच्छे वे से डिफेंड कर रहा होता है टेकडाउन्स को। वो बार बार गिलेटिन चोक को लगा देता है, जिसकी वजह से बेनवा सांडिनी को फिर पोजीशन को लेट गो करना पड़ता है। बट इसके साथ जो मेन चीज डैनुकर ने पहले राउंड में की थी, वो थी फ्रंट बॉडी किक्स, जहां पर बार बार वो इन किक्स को थ्रो कर रहा था, और सच में ये किक्स बेनवा सांडिनी को ट्रबल दे रही थी। एक टाइम पर तो ऐसा लगा था कि वो हर्ट भी हो गया है, क्योंकि उसके हैंड्स थोड़े से ड्रॉप हो गए थे और वो इतने अच्छे से बैकवर्ड भी मूव नहीं कर रहा था। तो मेरे लिए पहले राउंड में डैनुकर ने परफेक्ट फाइट की है, बट फिर आता है राउंड 2 और यहां पर डैनुकर ब्लंडर कर देता है। स्टार्टिंग में वंस अगेन वो अच्छी टेकडाउन्स को डिफेंड कर रहा होता है, वो गिलेटिन चोक लगाने की बार बार ट्राई कर रहा होता है, बट फिर वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि वो डिसाइड करता है कि खुद वो बेनवा सांडिनी को ग्राउंड में लेके जाएगा, और यही उसकी पूरी फाइट में सबसे बड़ी मिस्टेक थी। बीएसटी आराम से पोजीशन को रिवर्स करता है, और जैसे ही उसने टॉप पोजीशन को पाया, वो ह्यूज एल्बोस को लैंड करने लग पड़ता है। एक टाइम पर तो ऐसा लगा कि डैनुकर वहीं पर नॉकआउट हो गया है, और फिर वहां से बीएसटी उसके ऊपर आर्म ट्रायंगल चोक को लगा देता है, जो वंस अगेन बहुत ही ज्यादा टाइट था। देख सकते थे कि हम डैनुकर ऑलमोस्ट वहां पर टैप आउट करने लगा था, बट क्योंकि बेनवा सांडिनी पूरा राइट पोजीशन को नहीं किया था, तो इसीलिए बहुत ही हल्की सी स्पेस मिली थी डैनुकर को ब्रीथ करने की। तो देयरफॉर तुम बोल सकते हो उसने बहुत अच्छा हार्ट दिखाया, वो कैसे ना कैसे वहां पर सर्वाइव कर जाता है। बट फिर उसके बाद बीएसटी सबमिशंस की परवाह किए बिना बस अपने पंचेस को रेन डाउन करने लग पड़ता है, और वहीं पर उसकी ब्रूटल एल्बोस भी लैंड होती हैं, जिससे कि डैनुकर पूरा बस्ट अप हो जाता है। और जैसे ही उसने देखा कि डैनुकर हर्ट है, तो वहां से फिर वो अपने पंचेस को अनलीश करने लग पड़ता है। वो केयर नहीं करता है कि उसका गैस टैंक कितना बचा है, और क्योंकि वो इतने ज्यादा पंचेस को थ्रो कर रहा होता है कि डैनुकर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बस शेल अप हो जाता है और रेफरी को फाइट स्टॉप करने पड़ती है। तो एक तरफ बीएसटी की टॉप में ये बहुत बड़ी विन है, जहां पर फाइनली अब जो उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होगा वो बहुत ही ह्यूज होगा, और अगर वो वहां पर विन कर गया तो मे बी फिर उसे टाइटल शॉट मिल जाएगा। तो बीएसटी के लिए बहुत बड़ी विन, उसने गेम प्लान को फॉलो किया। बट दूसरी साइड में डैनुकर से बहुत ज्यादा पिस्ड हूं, अब इसलिए नहीं क्योंकि मैंने डैनुकर को पिक किया था, बट जिस वजह से वो फाइट को हारे ना, तो ये देखकर कि एक टॉप लाइट वेट रैंक फाइटर और एक वेटरन स्पोर्ट का जिसने बहुत बड़ी फाइट्स कर ली हैं, बहुत ज्यादा फाइट्स भी कर ली हैं, तो वो इतनी ज्यादा सिंपल मिस्टेक करेगा, सच में ये बहुत ज्यादा पिस ऑफ करने वाली बात थी। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं 325 कार्ड की मेन इवेंट के बारे में, जहां पर वंस अगेन हम अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की मास्टर क्लास को देखते हैं, जिधर इस रीमैच में मैं बोलूंगा पहली फाइट से भी ज्यादा बेटर परफॉर्म किया अलेक्जेंडर ने, और वो कंफर्टेबली 4 राउंड्स या फिर इवन सारे 5 राउंड्स को विन करते हुए फाइट को ओवरऑल विन कर जाता है, और वो स्टिल है फेदरवेट चैंपियन। थोड़े से लोग पता ही क्यों इस फाइट को लेकर पिस्ड ऑफ हैं, क्योंकि सबसे पहले तो किसी ने भी ये रीमैच को नहीं मांगा था। मैं भी बहुत बार बोल चुका था कि ये रीमैच की सेंस ही नहीं बनती है, और क्योंकि यहाँ पर रीमैच में डर बना हुआ था कि डिएगो लोपेस थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके आएगा और वो नॉकआउट भी कर सकता है अलेक्जेंडर को, तो समवट कुछ लोगों ने यहाँ पर डिएगो लोपेस को पिक कर लिया। बट फिर हम यहाँ पर अलेक्जेंडर की टेक्निकल मास्टर क्लास को देखते हैं, और इसीलिए यहाँ
यहाँ पर कुछ लोगों को मेन इवेंट इतनी अच्छी नहीं लगी। मुझे तो ये फाइट बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों। क्योंकि हमें देखने को यहाँ पर मिलता है कॉशियस स्ट्राइकिंग, जहां पर एलेक्जेंडर थोड़ा सा कॉशियस होकर फाइट कर रहा था। फिर हमें देखने को मिलती है टेक्निकल स्ट्राइकिंग, जहां पर एलेक्जेंडर इन एंड आउट जा रहा होता है बहुत जल्दी। वो जैब को पॉप कर रहा होता है, लेग किक्स और एकदम से सर्कल अराउंड कर रहा होता है। इसी के साथ फिर हमें ब्रॉल भी देखने को मिलता है, जहां पर ऑलमोस्ट हर एक राउंड में कपल ऑफ ऐसी मूवमेंट्स आ रही थी जिधर जब भी एलेक्जेंडर डिसाइड कर रहा था कि वो ब्रॉल करेगा तो एक्चुअली में ब्रॉल हो रहा था। वो 2 से 3 पंच कॉम्बो को लैंड कर दे रहा था और कभी कभी डिएगो लोपेज उसके ऊपर काउंटर शॉट्स को थ्रो कर दे रहा था। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो हम यहाँ पर ग्रैपलिंग को भी देखते हैं, हम सबमिशन अटेम्प्ट्स को भी देखते हैं, जहां पर एलेक्जेंडर भी ट्राई करता है डिएगो लोपेज के ऊपर गिलोटिन चोक, और लास्ट राउंड में डिएगो लोपेज एलेक्जेंडर के ऊपर ट्राई करता है आर्म बार। प्लस इसी के साथ हम एलेक्जेंडर को ड्रॉप होता हुआ भी देखते हैं। तो मेरे लिए इस फाइट में जितना भी फाइट में हो सकता है वो सब कुछ हुआ है, बस यहाँ पर तुम बोल सकते हो फिनिश नहीं आया। 35 प्लस फाइटर्स और एलेक्जेंडर 37 ईयर ओल्ड फाइटर है, तो ओवरऑल ही इतनी एज में विंस लेना बहुत मुश्किल होता है। बट एलेक्जेंडर यहाँ पर चैंपियनशिप विंस को ले रहा है, वो स्टिल अपनी बेल्ट को रिटेन रख रहा है, तो ये चीज बहुत बड़ी है। इस वाली फाइट में तो ऐसा लगा कि डिएगो लोपेज पहली फाइट जितना भी एग्रेसिव नहीं जा पाया, जहां पर बेशक उसने मेजॉरिटी फाइट में बहुत ज्यादा प्रेशर को डाला हुआ था, बट फिर भी वो इस प्रेशर से ज्यादा बिग शॉट्स को लैंड नहीं कर पाया। और जब वो डिसाइड भी कर रहा था कि वो फाइनली अपने हैंड्स को लेट गो करेगा, तो ऑलमोस्ट हमेशा एलेक्जेंडर उसे बिग पंचेस से पनिश कर रहा था। राउंड 3 में हम देखते हैं कि एलेक्जेंडर अपने 2 बहुत बड़े शॉट से, जहां पर डिएगो लोपेज उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है, तो वहां पर उसे काउंटर करते हुए वो 2 ओवरहैंड राइट पंचेस को क्लीन लैंड करता है और ऑलमोस्ट उसने डिएगो लोपेज को ड्रॉप कर दिया था। वेयरएज लास्ट राउंड में भी एक मूवमेंट ऐसे आती है जहां पर स्टिफ जैब को थ्रो करते हुए डिएगो लोपेज को वो कैच कर लेता है आता हुआ, और वहां पर भी ऑलमोस्ट डिएगो ड्रॉप हो गया था। तो पूरी फाइट एलेक्जेंडर ने बहुत ज्यादा क्लीन की है। बस एक राउंड 3 के एंड में मूवमेंट थी जहां पर एलेक्जेंडर ड्रॉप हो जाता है, जिधर इस बार एलेक्जेंडर नहीं था काउंटर करने वाला, बल्कि डिएगो लोपेज एलेक्जेंडर को काउंटर करता है, जहां पर एलेक्जेंडर पुश फॉरवर्ड करने की ट्राई करता है। एकदम से यहां पर डिएगो लोपेज शॉर्ट राइट हुक को लैंड करता है और उससे एलेक्जेंडर फ्लैश नॉकडाउन हो जाता है। एग्जैक्टली उस मोमेंट में तुम बोल सकते हो हर कोई डर गया होगा कि कहीं अब एलेक्जेंडर प्रॉपर ही नॉकआउट ना हो जाए, बट जिस वे से एलेक्जेंडर वापस खड़ा होता है, जहां पर लगता ही नहीं कि वो ड्रॉप हुआ, बिल्कुल ही ड्रॉप होने के बाद स्प्लिट सेकंड में वो वापस खड़ा हो जाता है और प्रॉपर वे से फाइट करने लग पड़ता है। तो 37 इयर्स की एज में भी हम देख सकते हैं कि एलेक्जेंडर की फास्ट रिकवरी है। वो हर्ट होने के बाद भी बहुत जल्दी रिकवर कर गया और वहां से भी फिर उसने पूरी फाइट परफेक्ट की है। तो ओवरऑल तो एलेक्जेंडर ने बहुत ही अच्छी फाइट की है। वो रीमैच को और ज्यादा डेफिनेट बना देता है कि अब तो उसी तीसरी फाइट डिएगो लोपेज के साथ कभी भी नहीं करने पड़ेगी। इसके ऊपर से गुड न्यूज, एलेक्जेंडर रिटायरमेंट को भी नहीं ले रहा है, बल्कि वो चाहता है कि वो एक क्विक टर्न अराउंड करे, जहां पर मे बी वो नेक्स्ट फाइट करेगा मोव्जारिव और लिरॉन मर्फी के विनर के साथ। तो प्रोबेबली नेक्स्ट फाइट एलेक्जेंडर की एक अनडिफीटेड फाइटर के साथ होने वाली है। तो देखते हैं कि वो एक और यंग फाइटर के साथ कैसे फाइट करता है। वेयरएज इसके साथ अगर मैं जल्दी से डिएगो लोपेज की बात करूं, तो अब उसे 2 बार टाइटल शॉट मिल चुका है और दोनों फाइट्स को वो हारा है। तो लेट्स सी कि अब उसकी नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है, और आई एम प्रीटी श्योर कि अब जब तक एलेक्जेंडर चैंपियन है उसे फिर से टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है। एंड दैट्स इट गाइस, पूरे मेन कार्ड को देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। अब ऑब्वियसली एलेक्जेंडर विन किया है तो मजा तो आएगा ही, बट इसी के साथ में थोड़ा सा शौक था कि मारिशु रूफी ने एक काफी हार्ड फाइटर रफाइल फिजीक को फिनिश कर दिया। तो पहले ही रूफी मुझे अच्छा लगता था, बट अब इस विन को लेने के बाद मुझे मारिशु रूफी और ज्यादा बेटर लगने लगा है। तो मेरे लिए एक गुड कार्ड, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।